हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं CAIIB में आपका पेपर नंबर 4 BRBL तैयार, जहां हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट सेशन में फिनिश कर आए थे। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को काफ़ी समय दिया है, बट अब हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे। आज मैं सोगा का बेसिस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिस दूंगी, बट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन हम एकदम नेक्स्ट सेशन में सोगा फिनिश करेंगे। और अब कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लॉ से वाकिफ़ हो गए हैं, लॉ का एक बेस हमने सेट कर लिया है, अब थोड़े सेशंस को हमें बड़ा भी करना होगा और हम चैप्टर्स भी तोड़ कर नहीं पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे साथ में ही पढ़ लिया जाए मैक्सिमम। और जैसे सरफेसी है उसको हमें 2 या 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, जो जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा वहाँ हम तोड़ेंगे। बट अब फ्रॉम हेयर आई एम अज्यूमिंग कि आपका बेसिस ऑफ लॉ इज फाइन। आप समझते हैं लॉ क्या है, किस तरीके से सेक्शंस हैं, कौन सी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, वो आपको नोट करनी है और अपने चार्ट्स बनाने हैं। ओके तो चलिए आज सोगा पढ़ेंगे। आज का सेशन बहुत बड़ा नहीं होगा, है ना। आज हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिस समझेंगे, बट हेंस फोर्थ फ्रॉम हेयर after, okay, we are going to keep our sessions longer and content fuller। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ही सोगा और पार्टनरशिप हुआ करता था। इट वाज इन 1930 that this portion from section 76 onwards of Indian Contract Act was रीअपील्ड और हमारे पास एक नया एक्ट बन गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से का। ओके और इसी तरीके से 1932 में 1932 में हमारे पास पार्टनरशिप वाला पोर्शन भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हट के एक सेपरेट एक्ट बन गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके अभी पढ़ रहे हैं हम सोगा 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमारे पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। कौन सी तारीख को आया था? 1 जुलाई 1930। अब अगर मैं आपको प्रोफेशनल एग्जाम जैसे CA है, CMA है, CS है, वहाँ पर ये डेट वाइज क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बट अभी तक हमारे पास क्वेश्चंस नहीं बने। 1 जुलाई याद करना डिफिकल्ट नहीं है, 1930 में तो एक्ट ही आया था, ये तो हमें 100% याद ही करना है। अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, याद हो गया तो ऐसे जानबूझ के इरेज मत करो, बट अगर नहीं हुआ है तो भी इट इज फाइन। ओके कितने सेक्शंस हैं टोटल? बन गया 66 सेक्शंस हैं। 1 से लेके 66 सेक्शंस हैं। सोगा के अंदर सारे सेक्शंस याद करने हैं, नहीं इतना तो हमें प्रोफेशनल कोर्सेज में भी नहीं करना होता। जितना जो भी करना होगा सेक्शंस में बताऊंगी, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। बट जो जो मैं बताती जाऊंगी वो आप लिखते जाएंगे या एक एक्सेल शीट बनाते जाइए जहाँ पे आप अपने सारे सेक्शंस बनाते जाएंगे। ओके जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स होता है वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट हुआ करता था, बट री अपील होके 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट बन गया। मैम गुड्स क्या है? गुड्स मतलब हर चीज जो मूवेबल है, क्योंकि इमूवेबल के बारे में जैसे कि हमने प्लेज में बोला था बात नहीं करते हैं, वैसे ही हम सोगा में भी नहीं करते हैं। इमूवेबल को हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डील करेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में है, मॉड्यूल D में ही है, पढ़ेंगे। ओके अब अगर मैं गुड्स की डेफिनेशन बोल रही हूँ तो हर तरीके की प्रॉपर्टी जिसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है, आपके शेयर्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, शेयर्स जो आप खरीद के बेचते हो, वो सब इंक्लूड होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी क्रॉप, ग्रास, ट्रीज जिसको सीवर करके अलग करके बेचा जा सकता है, वैसे तो मूवेबल नहीं है ना, पेड़ तो इमूवेबल है, पर उसे अलग करके बेचा जा सकता है, इसलिए वो इमूवेबल गुड में आ जाती है, सॉरी मूवेबल गुड में आ जाती है। इमूवेबल था, क्रॉप जो है मूवेबल था, बट कट करके सीवर करके अलग करके बेचा जा सकता है, तो वो बन जा रहा है मूवेबल और वो गुड की डेफिनेशन में आ जाएगा। growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed, severed मतलब अलग, before the contract of before sale और under the contract of sale, उसको काट करके बेचा जा रहा है तो वो गुड्स में आ जाता है। बट क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, क्या एक्सक्लूड हो जाता है? अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर है, और मनी भी। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं, गुड्स में सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है, इसमें शेयर स्टॉक इंक्लूड होते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, नो एनीथिंग दैट इज अटैच्ड, दो राइट नाउ इट माइट बी सीमिंग टू बी इमूवेबल, बट देन हम उसे अलग करके या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट से पहले या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग किया जाके बेचा जा सकता है, तो गुड्स में ही आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, अब अलग अलग तरह की टाइप्स ऑफ गुड्स हैं हमारे पास। एक है एग्जिस्टिंग गुड्स, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, एग्जिस्टिंग है। ओके, फ्यूचर गुड, फ्यूचर गुड मतलब जो भी बननेगा। लेट्स से आपने कहा मुझे 5 टी शर्ट चाहिए, 50 टी शर्ट चाहिए वाइट कलर की, उसके ऊपर पर्टिकुलर लोगो चाहिए, तो फ्यूचर में बना के दिए जाएगी। हमने कहा कि इस बाग में इस मतलब से 100 kg एप्पल आने वाला है, 1000 kg एप्पल आने वाला है, तो जितने भी केजीज एप्पल आएगा, 1000 के अप्रॉक्स आता है जनरली, तो वो सारा मैं लूँगा। अभी बना नहीं है, बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, तो वो फ्यूचर गुड्स है। ओके, कंटिंजेंट गुड्स, कंटिंजेंट गुड इज समथिंग अगर होगी तो, किसी इवेंट पे डिपेंड करेगा। अगर क्रॉप अच्छी हो गई तो, लेट्स से इट इज कंटिंजेंट, डिपेंड करता है, अगर शिप आ गई तो उस पर डिपेंड करेगा। यस, इतनी डिटेल में हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, मैक्सिमम पूछा जा सकता है एग्जिस्टिंग गुड्स, बट मैंने आपको तीनों समझा दिया है। यहाँ पे स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन एग्जिस्टिंग गुड का ही पार्ट है, बट इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, क्रॉस नहीं करती है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, इट इज नॉट इन मैकमिलन। ठीक है, तो इसके डिटेल में अगेन हम नहीं जा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम स्मार्टली पढ़ रहे हैं, हमारे से जो एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, हम उतने ही बातें करने वाले हैं। ठीक जी, चलिए। अब क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या, मैं अपने आप के साथ, मैं अपने आप को ही बोल रही हूँ दिशा मेरे से पेन खरीदेगी क्या? इट कैन नॉट हैपन, राइट? देयर हैव टू बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, इसलिए हम बोल रहे हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। somebody has to be the seller, somebody else has to be the buyer, क्योंकि दो पार्टीज हैं, देयर आर 2 पार्टीज एंड देयरफॉर इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। हो रहा है सेल की बातें, इसलिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत आ जाएगी। ओके, मनी कंसिडरेशन इज अंडर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, समथिंग इन रिटर्न। अगर सेलर कुछ दे रहा है तो बायर को भी कुछ देना होगा, क्विड प्रो क्यो। ये एक लीगल मैगजिम है, बट हमारे सिलेबस में अगेन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट क्योंकि आप लॉ समझते हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ कर आए, तो कभी कभी आपसे पूछता है कि क्विड प्रो क्यो क्या है? इट इज कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन वी हैव टॉक्ड इन डिटेल्स, राइट? कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड इज मस्ट, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, जो बातें, जो भी एसेंशियल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए एसेंशियल थी, वो सब की सब बातें सोगा पर भी वैसे ही एप्लीकेबल है, और पार्टनरशिप पे भी होगी, क्योंकि वो भी हमारे सिलेबस में, और वो नेक्स्ट टॉपिक सोगा के बाद पार्टनरशिप ही पढ़ाऊंगी, इसलिए इस बात को हम दिल में उतार लेंगे। कंसिडरेशन जैसे हमारे लिए वहाँ ज़रूरी था, वैसे यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे वहाँ पे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, वैसे यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पर भी लगेगा। जैसे कंसेंट वहाँ फ्री होना चाहिए था, वैसे यहाँ पे होना चाहिए। जैसे में पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए वहाँ पर, वैसे यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ऑल द एसेंशियल्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए चाहिए, चाहे वो सोगा से रिलेटेड हो, चाहे वो पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, या इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो, सब जगह चाहिए होगा। ठीक, तो मस्ट the consideration of say for the sale of good must be money called for price payable for transfer of goods। अब मनी मैम, क्या मैं आपको दिल के बदले में दिल दे तो सौदा हमसे कर ले, ऐसे चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे से पहन लो आप और मैं आपसे टी शर्ट ले लूँ, दैट इज नॉट हैपनिंग। यस, इट इज, देयर इज नो बार्टर हैपनिंग, इट कैन नॉट बी बार्टर। सोगा में देयर हैज टू बी गुड्स एंड इन रिटर्न देयर हैज टू बी money। Okay, where goods are goods for exchange for good, that's not a part of soga, वो सोगा का पार्ट नहीं बनता है। नाउ, जैसे कि हमने क्या बोला, हमने बोला सबसे पहले बोला हमने, व्हाट डिड वी से, सबसे पहला
पॉइंट क्या था, अभी जस्ट अभी अभी तो हमने पढ़ा कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, बट उससे भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि बायलैटरल होगा, खाली एक ही बंदे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा सोल के अंदर। और गुड्स मूवेबल होंगे, मूवेबल गुड्स में क्या इंक्लूड होता है क्या एक्सक्लूड होता है हम ऑलरेडी पढ़ कर आए, वो तो हमने गुड्स के अंदर ही पढ़ लिया था। यस, सोगा किसको कवर करता है, सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ मूवेबल गुड्स, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, यहाँ ये मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। टीपीए में बात करते हैं, नॉट इन सोगा, जब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को बात कर रही हूँ। ओके, नाउ नो पर्टिकुलर फॉर्म, सोगा का डज नॉट मेक इट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटर्न में ही होना पड़ेगा। However, अगर कोई पर्टिकुलर लॉ बोल रहा है कि हाँ भैया जी इसका सेल जो है, इस पर्टिकुलर गुड का सेल जो है वो राइटिंग से ही हो सकता है, तो राइटिंग करनी वहां पर जरूरी हो जाएगी, जैसे कि हम सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फर्स्ट सेशन में पढ़कर आए हैं 25A में। यस, वैसे तो जरूरी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट कहीं पर अगर लीगल फॉर्मेलिटी है कि रिटर्न में ही होना पड़ेगा तो उसे रिटर्न में ही करना पड़ेगा। यस, कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और बाय इम्प्लीकेशन भी हो सकता है, आपके नो बिहेवियर से भी हो सकता है, किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो। लेट्स से आप आए और पैक करने लगे, मैं मैंगो बेचती हूँ, लेट्स से ऑन अ कार्ट मैं मैंगो बेचती हूँ, आप उठा के पैक करने लगे, तो खरीद नहीं चाह रहे होंगे ना, आपके बिहेवियर से ऐसे समझ में आ रहा है मुझे। यस, from the conduct of parties. A contract of sale is made by an offer, जैसे कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने आपको कहा मेरे से पेन खरीदोगे क्या, आपने कहा हाँ, कितने रुपए, 2,000 रुपए, ओके है ना। यहाँ मैंने ऑफर किया, आपने इस बात को अग्री करा, हम दोनों ने प्रॉमिस किया, देयर इज कंसिडरेशन, ये अग्रीमेंट है और ये एनफोर्सेबल भी है, तो कॉन्ट्रैक्ट है और पर्टिकुलरली सेल्स रिलेटेड है, इसलिए सोगा में आ जाएगा। ओके, या तो सामान खरीदना है या बेचना है किसी प्राइस के लिए, और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैंने कहा पेन खरीदेगा कि 2,000 का, मुझे मुझे नहीं खरीदना, आपको नहीं खरीदना, ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, तो अग्रीमेंट ही नहीं होगा। यस, हम क्या बोल रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हो सकता है, इट इज नॉट मस्ट, इट इज मे, हो सकता है कि बोले कि इमीडिएट डिलीवरी होना चाहिए, ठीक है, इमीडिएट डिलीवरी भी होना चाहिए, इमीडिएट पेमेंट भी होना चाहिए, ऐसा हो सकता है लिखा हो, ऐसा हो सकता है लिखा हो, ओके, और हो सकता है ना लिखा हो, होगा बाद में देना पेमेंट, ऐसे भी चल सकता है। फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट ऐसे भी लिखा हो सकता है, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट, या फिर या तो डिलीवरी लेट कर दी जाए या पेमेंट लेट कर दी जाए, किसी भी तरीके से, या तो इमीडिएट पेमेंट इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट बट लेट डिलीवरी, या तोड़ तोड़ के पेमेंट धीरे धीरे, तोड़ तोड़ के सामान, तो किसी भी तरीके से सामान और पैसे जाए जा सकते हैं। इस जैसे भी दो पार्टीज, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस एज अ बायर एंड सेलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे भी वो अग्री करते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन, वैसे सेल कॉन्ट्रैक्ट का बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का सेल बन जाएगा, ठीक है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट भी और इजी भी, एकदम आपके मस्तिष्क में अभी जाने वाली है, दिल में उतरने वाली है, और एग्जाम में भी आने वाली है। व्हाट इज सेल, सेल मतलब, जैसे मान लेते हैं ये सर, एक ये सर हैं, ओके, इनका नाम है लेट्स से महेश सर, महेश सर को एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खरीदनी थी, ओके, गए इस कार शोरूम में और इन्होंने पैसे दिए और पोजीशन इमीडिएटली गाड़ी का मिल गया, तो क्या हो गया, सेल हो गई, सेल डन हो गई, ठीक है। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कार शोरूम में एक कपल गया, ठीक है, उन्होंने टोकन पैसे दे दिए और इन्होंने कहा कि पोजेशन गाड़ी का 2 मंथ्स बाद मिलेगा, पोजेशन जो है 2 मंथ्स लेटर मिलेगा, और इन्होंने भी सिर्फ टोकन दिया, पूरे पैसे भी नहीं गए, तो क्या सेल हो गई, नहीं, पोजेशन अभी भी किसके पास है, इन्हीं के पास, ओनरशिप किसके पास है अभी भी, इन्हीं के पास, तो ये क्या सेल है, नहीं, ये सेल नहीं है, ये अग्रीमेंट टू सेल है, it is mere agreement to sell,
हमारे क्लियर, मान लेते हैं कुछ लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ, तो यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट चलता है, ओनरशिप जिसकी लॉस उसका। अब सेल में ओनरशिप किसकी थी, महेश सर की, तो अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो लॉस उनका। बट अग्रीमेंट टू सेल में क्या पोजेशन ट्रांसफर हुआ, पोजेशन चलो छोड़ो, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई, नहीं, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो रिस्क भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ओनरशिप अभी भी कार के शोरूम ओनर के पास है, तो रिस्क भी उसी का ही है, ठीक है। ओनरशिप जिसकी, रिस्क उसका। जस्ट इन केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है, और बनते हैं हमारे इन टॉपिक से, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं आपके साथ मॉक टेस्ट पेपर्स लगाऊंगी, एमसीक्यूज सॉल्व करूंगी, तो वहाँ आप इसको भी देखेंगे। तो आपकी बुक क्या बोल रही है, आपकी बुक बोल रही है सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द पार्टीज हैव ऑलरेडी परफॉर्म देयर पार्ट। जो सेलर है उसने सामान दे दिया है, बायर है उसने सामान ले लिया और पेमेंट दे दिया है, दोनों ने जो भी पार्टीज थी उन लोगों ने अपना अपना वादा जो किया था वो निभा लिया है, सेल हो गई है। बट अग्रीमेंट टू सेल में जो एक्ट है, या तो दोनों की तरफ से पेंडिंग है या किसी एक की तरफ से पेंडिंग है, तो इट्स एन अग्रीमेंट टू सेल। यस, इन अ सेल द ओनरशिप एकदम चली जाती है, इररिस्पेक्टिवली चाहे गुड्स डिलीवर हुई है या नहीं हुई है। डिलीवरी इज नॉट एसेंशियल, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो इसे मैं कर देती हूँ हाईलाइट। इन एन अग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप ऑफ द गुड इज येट टू पास टू द बायर, किसी और लेटर डेट पे, जब कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। ओके, तो मैंने क्या बताया, ओनरशिप जिसकी, रिस्क उसका, यहाँ पे रिस्क भी ट्रांसफर हो जा रही है बायर के पास, बट यहाँ पे रिस्क अभी भी ओन सेलर के पास ही रहेगी। सेल में इफ द सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड्स, बायर केस फाइल कर सकता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशंस फुलफिल होनी बाकी है। इन एग्रीमेंट टू सेल, if the seller does not deliver the goods, the buyer can only claim for damages in the suit and cannot demand delivery as the sale is yet not concluded. ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते थे, सूट कराया जा सकता था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डिलीवर करने के लिए बोली जा सकती थी। यहाँ पर इफ द बायर डज नॉट पे फॉर द गुड्स, द सेलर कैन क्लेम द सूट, क्लेम can claim and file the suit and demand the price, भैया पैसे दो। he can also have the right to stop the delivery of the goods, इसको लियन भी बोलते हैं, अभी सामान पहुंचा नहीं है, रोक, वापस ले लो। लास्ट में अगर लग रहा है बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, पैसे नहीं आने वाले हैं, या मना कर दे रहा है बंदा, या आपको पता चल गया कि बंदा ऐसे ही करता है, सामान ले लेता है लोगों से पैसे नहीं देता, आप रुकवा सकते हो पैसे और सामान वापस भी ले सकते हो। सेल में एक और प्रोविजन है। अग्रीमेंट टू सेल में नॉट, यहाँ पे मान लेते कोई पेमेंट देने नहीं वाला, हम उसको देंगे ही नहीं, सामान ही नहीं देंगे ना, सिंपल बात है। इन अग्रीमेंट टू सेल द सेलर में नॉट पार्ट विद द गुड्स, देगा ही नहीं until he is paid the price. In the case he parts with the possession, he can sue for return, कि भैया दो, सामान दे दिया, लेट से पैसे नहीं आए, मेरा सामान वापस दे दो, अभी सेल होनी बाकी है, और सेल हो भी गई है तभी पैसे के लिए तो केस फाइल करा ही जा सकता है। ओके, सो कंसेप्चुअली हम क्लियर है, इसे एक से दो बारी पढ़ लेंगे एंड दैट विल बी सफाइजिंग द पर्पस। ठीक है, विद दिस वी आर डन। ठीक है, यूनिट 26A डन हुआ, 26B और D हम साथ में करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फॉर नाउ वी आर डन, हम 26B एंड C नेक्स्ट सेशन टुमारो करेंगे। और थोड़े से हम सेशंस, अभी हमारे खाली वीकेंड्स पर चल रहे थे BRBL के, थोड़े सेशंस हम बढ़ाएंगे एंड यू विल सून बी able to download JIB-CIB prep app also, and we are also working to bring an MCQ batch for you। अभी concepts स्ट्रॉन्ग करते हैं और MCQs भी जल्दी ही करेंगे। अभी आपका BFM आई थिंक मॉड्यूल C चल रहा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। BRBL को भी थोड़ा समय लगेगा आपको, बट मैं भी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाली हूँ आपकी, तो हम BRBL भी जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। इवन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर हम ABFM भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.